अच्छा लग रहा है कि हर एज ग्रुप के जो लोग वो इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं. So this is really very great kind of event. Thanks Dr. Vinay ji for organizing such kind of event. मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं एक जैपनीज मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट सेक्रेटरी की भूमिका में इसमें काम कर रहा हूँ. We are the joint venture of Honda Cars and since 13 हम लोग जो है वो इस विषय पे काम कर रहे हैं जब हिंदुस्तान में इन सब चीजों की चर्चा भी नहीं होती थी. रीजन इज दैट कि जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलप क्यों है, उसके पीछे सीधा सा रीजन है कि दे आर विजनरी. आगे 20 साल में क्या होने वाला है हम लोग उस पर काम करते हैं. अभी यहाँ पे मैम बैठी हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शी इज टेकिंग ग्रेट इनिशिएटिव टू डिस्कस आवर काइंड ऑफ थिंग्स. तो उसमें बड़ा मजा आता है क्योंकि जब कम्युनिकेशन टू वे होता है तो उसमें जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और हम उसको इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाते हैं. मेकिंग पॉलिसी इज नॉट एनफ. इम्पोर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट. जैसा कि आपने बताया कि मैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आई एम लीड डायरेक्टर एनर्जी, जो भी बहुत कम ही लोग इंडिया में हैं. और उसके साथ साथ जो है वो इन्वायरमेंट हेल्थ पे भी मैं काम कर रहा हूँ एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एट पर्सनल लेवल आल्सो. तो अभी जैसे मैंने बताया कि 2013 से हम लोग काम करना शुरू किए तो मुझे लगा ये फालतू का काम क्यों करवा रहे हैं, इनका हमारे बिजनेस से क्या सिग्निफिकेंस है. तो ओवर अ पीरियड एक होना ने डायलॉग दिया कि ब्लू स्काइज फॉर आवर चिल्ड्रन. तो अभी कोरोना ने उस चीज को बहुत सही करेक्ट किया कि आप कितना वेल्थ रखते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो जीने की जरूरतें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. उसी की क्रम में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो हमारे लिए क्या है, खासतौर से हम दिल्ली वाले उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. अभी मैं लगभग 2 वीक्स में साउथ में था, I was in चेन्नई. तो मेरा चेन्नई से आने का मन क्यों नहीं कर रहा था, रीजन इज वेरी क्लियर. पोल्यूशन लेवल इज वेरी लो और देयर सांस आती है सांस की तरह, यहाँ सांस ही नहीं आती जी. वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हम बड़े एनर्जेटिक हो गए. रीजन इज दैट कि जो कार्बन कंटेंट हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो रहा है इट इज क्रिएटिंग अ ग्रेट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आजकल जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं उनमें भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है. अब उसका जो सोल्यूशन की बात हो रही थी कि ऑप्शन हमारे पास है कि हम कैंसर की बीमारी का कष्ट सह के दवा करा लें या उसका निदान सोच लें. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ऑलवेज प्रिवेंशन जो होता है जिसको हम सोचते हैं कि अरे बेकार है, रेड लाइट जंप कर देना चाहिए, लेकिन समस्या उस दिन आती है कि जिस समय आपका एक्सीडेंट होता है और आप हॉस्पिटल में होते हैं, न केवल फैमिली परेशान होती है बल्कि जितने भी लोग होते हैं आपके जानने वाले हो वो सब है. और आप कैलकुलेशन कर लेना कि जब पूरा कभी ऐसे इंसिडेंट में जाओगे, यानी हमारी इंजीनियरिंग भाषा की लैंग्वेज कहते हैं ब्रेकडाउन में जाएंगे, तो ब्रेकडाउन इज ऑलवेज लॉस. इसीलिए हम लोग प्रिवेंशन प्रोटेक्शन और आज की डेट में आप हेल्थ मॉनिटरिंग, जैसे हमारी हेल्थ की मॉनिटरिंग होती है, हम लोग इक्विपमेंट की हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं कि जो भी हम प्रिवेंटिव प्लान करते हैं वो इक्विपमेंट की हेल्थ के बेसिस करते हैं. बहुत सारे ऐसे फेलियर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट से होते हैं, कंडीशनल इंपैक्ट से होते हैं, जिनको कि हमारे ओईएम भी लिखने नहीं देता है. सो वी कैप्चर दोस डेफिशिएंसीज इन हेल्थ मॉनिटरिंग. तो उसी तरीके से हम लोगों ने 2013 में जैसे अभी बात चल रही थी नेट जीरो, तो सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी में थे, उनका जो कंटेंट था काफी अच्छा था. यहाँ पे हमारे गेस्ट बैठे हैं. नेट जीरो का मतलब होता है समेसम कुल योग जीरो हो. तो यहाँ पे एक बात होती है एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट.
कार्य हम करते हैं, चाहे अपने दैनिक जीवन में, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे हम किसी भी समय। मान लीजिए हम एक पानी की बोतल खरीदते हैं, तो एस्पेक्ट क्या है कि हमने एक एक्टिविटी करी कि पानी की बोतल खरीदी और पानी को पिया, और इम्पैक्ट क्या है, बॉटल को फेंक उस दिया। बॉटल को हमने फेंक दिया। इंक्रीजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक हमने अव्यवस्था क्रिएट कर दी, और वो किसके लिए हार्मफुल है, अपने लिए। अब उसी को मैनेज करने के लिए आज की डेट में जैसे एक हम लोग कहते हैं कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, सारे पुराने हो गए हैं। हमें नई नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्टेशन करना होता है। जैसे आज की डेट में नई टेक्निक पे हम ग्लोबली जो काम कर रहे हैं, इंडिया में हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। तो आप लोगों में से कितने लोग सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सोचे, सुने हैं? तो जो सबसे बड़ी खासियत है सर्कुलर इकोनॉमी की, वो ये है कि सर्कुलर इकोनॉमी में कोई भी वेस्ट जनरेशन नहीं होता। दिल्ली में हमने जो पहाड़ खड़े कर दिए ना, तो देयर इज नो स्कोप फॉर क्रिएटिंग सच टाइप ऑफ ह्यूज माउंटेन ऑफ गार्बेज। यानी जो हम, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये कूड़ा है, इसको फेंकना है, वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए, जैसे हम लोग प्लास्टिक के पार्ट्स बनाते हैं होंडा कार के लिए, जब भी कोई भी काम करेंगे तो उसमें कुछ इनपुट्स है, कुछ आउटपुट्स है, कुछ वेस्ट भी है। सो वी आर कवरिंग दोस थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी, कि जो भी हमारा, मान लीजिए प्लास्टिक का वेस्ट निकलता है, तो प्लास्टिक का वेस्ट जो है वो वी आर मैनेजिंग इन सच वे कि वो दूसरी कंपनी के लिए इनपुट हो जाए। कैसे? बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिससे हम लोग वर्जिन मटेरियल यूज करते हैं, तो उसमें डिजायर्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन एक बार जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो जो उसमें एडिटिव्स मिले होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बट हाउएवर दोस प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन अदर एरिया, जैसे आपके हाउस होल्ड के कमोडिटीज होते हैं, या लैपटॉप के जो कवर बना हुआ है सब प्लास्टिक पार्ट है, इसमें भी जो है वो सब यूज होते हैं। तो उन मटेरियल्स को ऐसी कंपनियां जो ग्रेन्यूल्स बनाती हैं, जो प्लास्टिक के दाने बनाते हैं, उनको हम सेल कर देते हैं, एंड वी हैव कॉन्ट्रैक्ट विद देम कि हम किसी अनऑथराइज को नहीं देंगे, हम ऐसे ही व्यक्ति को देंगे जो उसको प्रॉपर्ली यूज करें, 100% यूज करे, और हमें ये इंश्योर करे कि वो कोई भी मतलब पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। कंडीशन ये भी है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि यू विल नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन इन कन्वर्टिंग दिस वेस्ट प्लास्टिक इनटू ग्रेन्यूल्स, और अगर आप उसको करोगे तो उसको क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे। तो इसी तरीके से मैं नेट जीरो की बात कर रहा था। तो नेट जीरो में क्या होता है कि नॉर्मली जो कोई भी हम काम करते हैं, खासतौर से एनर्जी, तो वहां पे एनर्जी के लिए 3 कैटेगरीज है, स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3। आप लोग सुने? थैंक यू, आप लोग भी सुनिए। स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3। हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, क्योंकि हम लोग ये जापानी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि समुद्र का जो पानी है ना वो ऊपर आ रहा है और वो समुद्र के अंदर ही है, तो उनको डूबने का खतरा है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा वही डरे हुए हैं, तो दे आर वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। तो हमें भी उस वजह से अपॉर्चुनिटी हो रही है। स्कोप 1 होता है जो हम डायरेक्ट एमिशन करते हैं। कैसे? हमारे इंडस्ट्रीज में मान लीजिए कोई हम फर्नेस चलाते हैं, उसमें कोई धुआं निकल रहा है, या जनरेटर चलाते हैं, उसमें भी कोई धुआं निकल रहा है, थर्मल पावर प्लांट पे भी निकल रहा है, थर्मल पावर प्लांट रहता है। कोयला डाल रहे हैं। जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट में हम डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कार्बन एमिट कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्कोप 1। स्कोप 2 क्या होता है? वी आर द एंड यूजर। जैसे हम बिजली जो है किससे ले रहे हैं? ग्रिड से ले रहे हैं। ग्रिड किससे ले रहा है? थर्मल पावर से ले रहा है। थर्मल पावर क्या कर रहा है? CO2 एमिट कर रहा है,
एनवायरमेंट में, तो किसके बिहाफ पे कर रहा है? हमारे बिहाफ पे। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है ना? तो पहले हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि हाउ वी आर अकाउंटेबल फॉर दैट प्रॉब्लम एंड देन वी हैव टू एक्ट हाउ टू न्यूट्रलाइज। और तीसरा होता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। जब कोई चीज बनाई जाती है किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो उसके ऑलमोस्ट 60% जो कंपोनेंट होते हैं वो बाहर से बन जाते हैं। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी कार्बन एमिशन होता है, स्कोप 1 स्कोप 2। तो वो सारा जो कार्बन होता है उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बन अकाउंटिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट होता है कि हम इनको कैसे मिटिगेट करें। तो उनमें पहली चीज क्या होती है कि हम मिनिमाइज करें। जैसे अभी हम बताएं कि आपको वी हैव रिड्यूस 45% ऑफ कार्बन एमिशन इन योर कंपनी विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब वो कैसे किया है कि जैसे हमारी ट्रेडिशनल मशीनें थी जो 97 वाले रखते थे, जो हाइड्रोलिक्स और इंडक्शन मोटर से चलती थी, so we have changed that technology to latest technology, that is all electric machines। तो जहां पे हमें एक आप समझिए कि 100 किलोवाट की जरूरत होती थी, आज की डेट में वहां पे हमारा काम 10 किलोवाट से हो रहा है। तो हमने क्या किया, लेकिन हमने एफिशिएंसी पे तो काम कर लिया, लेकिन यूज पे भी काम करना पड़ेगा। ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है, मतलब हमने अपना एफिशिएंसी पे तो काम कर लिया, लेकिन एनर्जी यूज को कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक पैमाना बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई 1 मिलियन का जो हम बिजनेस करते हैं उस पे हम कितने टन ऑफ CO2 एमिट करते हैं। तो उसके लिए एक हमारी एक, जिसको हम लोग निवोरी बोलते हैं, इट्स जैपनीज वर्ड, इट्स अ रेशियो कंपैरिजन कि 1 मिलियन का बिजनेस करने के लिए हम कितना कार्बन इमिट करते हैं थ्रू स्कोप 1 स्कोप 2 स्कोप 3। उसके बाद पहला काम हमने रिडक्शन कर दिया थ्रू द टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। उसके बाद फिर हमने किस पे काम किया, पैरेलल में अवेयरनेस पे काम किया कि भाई कोई भी मशीन आइडल छोड़ के मत जाओ। जो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं, जो 20% होते हैं उनका इम्पैक्ट 80% होता है, जो 80% होते हैं उनका इम्पैक्ट 20% होता है। तो हमें सबसे पहले किनको कैप्चर करना है, 20% को, जिससे कि हमारा 80% पे इम्पैक्ट आ जाए। वो करने के बाद फिर हमने क्या किया कि भाई एक लिमिट आ गई कि हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया, AI सिस्टम ले लिए, ऑटोमेशन ला लिए, रोबोट ला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि हम बिजनेस करेंगे तो कार्बन एमिशन नहीं होगा। तो उन्हें हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, जो सोर्स ऑफ पावर था उसको चेंज किया। कैसे किया कि जैसे हम पूरी पावर जो ग्रिड से लेते थे उसको हमने क्या किया कि भाई हमारे जो रूफटॉप है उस पे हमने सोलर पैनल्स लगा दिए। सोलर पैनल्स लगा करके अराउंड 35% जो हमारी टोटल एनर्जी कंजप्शन है उसको हमने ग्रीन एनर्जी कर लिया, यानी देयर इज नो कार्बन एमिशन। ठीक, तो हमने अपने जो सोर्स है उसको ग्रीन, मतलब फ्रॉम थर्मल टू ग्रीन कर लिए, उसमें हमने वो कर लिया। अब उसके बाद क्या है, एक लेवल आएगा कि आप उसके आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आपके घर में 5 किलोवाट का कनेक्शन तो 5 किलोवाट का रिन्यूएबल लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यूपी की पॉलिसी है कि उस पर टैक्स नहीं लगा, बाकी स्टेट में से गुजरात और हो गया, वहां पे जिन्होंने सोलर रूफटॉप लगाए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में, तो उस पर पर यूनिट उनको टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, अभी यूपी में नहीं है। तो है क्या, मान लीजिए 100 टन अभी भी हम कार्बन एनवायरमेंट में छोड़ रहे हैं। अब वहां पे दो चीज आती है, एक आती है कार्बन ट्रेडिंग, या हम प्लांटेशन का। अब प्लांटेशन के लिए जगह नहीं है तो क्या करेंगे, प्लांटेशन के लिए जगह नहीं है तो हमारे बिहाफ पे मैं आपसे बोलूंगा सर आपके पास जमीन है, बोलेंगे हाँ, तो मैं कहूंगा कि भाई ये हमारे प्लांट्स हैं, ये प्लांटेशन आप कराइए और जो भी खर्चा आएगा वो हम स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन वहां पे भी चैलेंज है, चैलेंज ये है कि जैसे हम लोगों का जो टारगेट है 2030 है, आज हम 2025 बढ़े, वो 5 साल में तो पेड़ बड़े नहीं हो जाएंगे।
जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो प्लांट के लिए कम से कम 20 साल पुराने पेड़ होने चाहिए, ग्रोन प्लांट होने चाहिए, तुरंत ही आपने पौधा लगाया वो आपका काम करेगा। यहाँ तो कैलकुलेशन है ना, नेट जीरो करना है, कुल योग जीरो करना है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 1 लाख यूनिट ग्रिड से ली जो थर्मल है, हम कहीं से खरीद करके, मान लीजिए डॉक्टर विनय जी ने अपना कोई सोलर का प्लांट लगाया है दूर दराज में कहीं, तो हम कहेंगे अर्थात इतनी यूनिट हमें दे दो। हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ऐसा नहीं हवा में, उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसकी पूरी मीटरिंग होगी। मीटरिंग का तरीका है कि साइंटिफिक तरीके से डेटा रिकॉर्ड होगा और वैलिडेट होगा। तो मैं ग्रिड को कहूंगा भाई एक काम करो, जो ये इतने लाख यूनिट हम आपसे ले रहे हैं वो हम यहां से खरीद के आपको दे रहे हैं, जो ट्रांसमिशन चार्जेस है वो आप ले लो। तो हमारी पूरी एनर्जी क्या हो गई, ग्रीन एनर्जी होगी। तब तक हमारे प्लांट बड़े हो जाएंगे, पेड़ बड़े हो जाएंगे, जब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो ग्रेजुअली वी कैन रिड्यूस इट। तो अभी इस टाइप का जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे शेयर मार्केट में होता है, वो आज की डेट में ग्रिड में भी ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया है। आप जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, आप उस पर बिडिंग दो, आपको जिस रेट पे भी मतलब जो रेट चल रहा है उस पे आप खरीद लो, खरीद करके आपने ग्रिड को दे दो और कह दो भाई ये आपने हमको, ये आपने जो वो दिया था उसके बदले हमने आपको ये दिया, उसकी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ नेट जीरो। नेट जीरो अभी आने वाले टाइम में जो ईयू मार्केट है वहां पे होगा कि जैसे अभी टैरिफ की बात चल रही है, तो वहां पे यही बात होगी कि भाई आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो हमारी कंट्री में, आप उसका सर्टिफिकेशन करा के दो कि उससे कोई उस प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब इन मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक ओवरऑल उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो भी कार्बन है वो एमिशन जीरो। अब कार्बन एमिशन केवल ये नहीं कि इसको बनाने में, एलसीसी की बात होती है, लाइफ साइकिल कॉस्ट। लाइफ साइकिल मतलब इसको बनाने से लेकर के इसमें जितनी भी चीजें लग रही हैं और इसको डिस्पोज ऑफ करने तक, जब ये अपना सर्विस पीरियड खत्म कर देगा, जब इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तब भी जितना भी कार्बन एमिशन होगा उस कार्बन एमिशन को आपको जीरो करके देना। यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज नो कार्बन एमिशन इन द प्रोडक्ट, अदरवाइज आपका जो है कार्बन टैक्स देना होगा। जैसे अभी कुछ लोग जानते होंगे कि एनटीपीसी के ऊपर जो है एक नया टैक्स लगाया गया है, कार्बन टैक्स, इसलिए क्योंकि जो कोल यूज होता है, तो कोल कहां से आता है, एनटीपीसी माइनिंग करके कर रहा है, अब वो थर्मल को दे रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो कंपनी है जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो देयर इज नॉर्म्स कि भाई जैसे सर बोला ना कैपिंग, तो कैपिंग है कि भाई इतने टन में इतना ही एमिशन कार्बन होना चाहिए, लेकिन हम उससे ऊपर जा रहे हैं, जो हमारे कोल की पॉलिसी है हम उसको एक्सीड कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर दिया गया भाई, उस पर कार्बन टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया कि ठीक है तुम इस पे जो है पर टन ऑफ कोल इतना जो रेट है वो आप कार्बन टैक्स, अब वो कार्बन टैक्स जो कार्बन टैक्स लगा किसके ऊपर गया, नहीं सर, जीएसटी जो है जो आप दुकानदार को देते हो इट इज फ्रॉम योर पॉकेट, इट इज फ्रॉम योर पॉकेट। तो जो भी टैक्स लगेगा वो कंज्यूमर से लिया जा रहा है, लेकिन वो ऐसा होता है वसूला कंपनी का रेट बढ़ा देगी, उसकी इनपुट कॉस्ट आएगी, चाहे जिस रूप में आए, चाहे वो इनपुट क्रेडिट के रूप में आए, चाहे वो आउटपुट क्रेडिट के रूप में आए, वो तो पास ऑन करेगा सर। तो अल्टीमेटली उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हो जाते हैं। ये तो कई बार मल्टीपल टैक्सेस भी हो जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सब रेट है, वो सब पॉलिसी का खेल है, वो पॉलिसी भी रेट टैक्स, हाँ वो गलत पॉलिसीज है। जैसे आप एक बार रोड टैक्स देते हो, फिर टोल टैक्स देते हो, फिर और भी चालान भी देते हो, तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, फिर आप ट्रांसफर करने जाते हो तो पता लगे नहीं और दे यूजर को तो पता नहीं। जी जी जी, तो पता चला 10 लाख की गाड़ी में जो है वो 10 लाख टैक्स हो जाते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, ठीक है। आप पेट्रोल खरीद रहे हो उस पर भी टैक्स दे रहे हो, तो वो मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम बहुत सारा है। तो नेट जीरो का कांसेप्ट समझ आएगा भाई जी। जैसे सर बोल रहे थे जो एग्जिस्टर बैटरीज को समझो, जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबिलिटी ही है। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, बोलो यार, गलत है तो बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। Development is necessary but not at the cost of environment. बिल्कुल सही बात।
उस तरीके से यूज करना नेक्स्ट जनरेशन के With all mitigation measures, we will go for the development. अभी इससे पहले मैं एक प्रोग्राम में था, तो वी आर वर्किंग फॉर द फाइनाइट अर्थ। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो प्रकृति ने, जो भगवान ने हमें दिया है, वो लिमिटेड है। We use for the तो future उन generation, रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करें, so that the future Best generation utilized. can be ऑप्टिमाइज optimum use, करें, ठीक है ना? optimizing of the resources. तो reuse. सस्टेनेबल मतलब होता है कि which can be ऐसा डेवलपमेंट which can be maintained for the long term। Long term. आज हम सब कोल और जितने भी रिसोर्सेज खत्म करते हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, अंधेरे में For the रहेगी। future generation. देखो हम लोग तो वो पीढ़ी है जो दिए से शुरू किए थे, लालटेन तक पहुंचे, उसके बाद फिर जो है वो एलईडी में है ना। लेकिन कभी हमने भी सोचा कि मतलब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कितने मतलब हाउ दे विल सर्वाइव, उनको क्लीन एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए। आज पानी की स्थिति क्या होगी सर? सब Potable जो water पानी left. आपको सप्लाई हो रहा है वो एज इट इज पी सकते हैं क्या सर? नहीं contaminated Everywhere there is RO. ठीक है नहीं मिल रहा है। एग्री? और सब लोग उसके लिए आरओ लगा रहे हैं। मतलब ग्राउंड वाटर भी polluted है। एग्जैक्टली वही तो बोल रहे हैं. सर, RO is not solution. RO is again creating problem. Yes. Removing We the, are blindly using RO. मैं आप सबको बताना चाहूँगा। it removes all the necessary Yes. minerals also. Yes. As per देखिए, WHO has already declared. मिनरल्स जो बेचने वाला है, आज की डेट में चीजें कैसे बेची जा रही हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अभी मॉर्निंग में मैडम का फोन आया कि सर आई वांट टू मीट यू। मैं कहा क्यों मैम? बोले मुझे जो है सोलर लगवाना है। तो मैंने कहा आप मेरे से सोलर लगवाओगे नहीं, आप मिलना चाहते तो मिल लेता हूँ। तो कह नहीं, मैंने आपका रेफरेंस मिला है, मुझे आपसे ही समझना है और आपसे ही लगवाना है। तो मैंने कहा ठीक है मैम, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो जरूर हम आपसे मिलेंगे। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पीएम कुसुम और इस टाइप से बहुत योजनाएं चल रही है, और उसमें सोलर ट्रांसमिशन हो रहा है और बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। कितने लोग मानते हैं कि ये वर्थ इट है? जी, लेकिन यही अंतर है कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। हाँ. जितने भी इंडिया में पैनल्स बन रहे हैं, मेन कंपोनेंट मॉड्यूल्स हैं, इन्वर्टर है। इन्वर्टर में तो चलो ई वेस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं तो एक जो रूफटॉप सोलर लगता है उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होनी चाहिए? 35 plus. जी 35 plus a year. नहीं सर, 35 इयर्स तो कोई नहीं कर रहा है, 25 इयर्स, ठीक है ना, 25 इयर्स। जब भी आप अपने लिए लगाए तो 2-3 चीजें जिनका आप ध्यान रखें कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ द Solar panels. कंप्लीट सिस्टम, जो आपको कोई मार्केटिंग वाली कोई कंपनी बताएगी। नहीं बताएगी सर. दूसरा चीज, डिग्रेडेशन फैक्टर क्या है? डिग्रेडेशन फैक्टर क्या होता है? डिग्रेडेशन फैक्टर होता है कि ओवर अ पीरियड जो पैनल्स होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, यानी उनसे जो कन्वर्जन होता है सनलाइट टू इलेक्ट्रिसिटी वो रिड्यूस हो जाता है। जो मैक्सिमम लिमिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो है 20%। इन 25 इयर्स लाइफ इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20%। तो ये जो चीजें हैं, ये आप जैसे कोई पैनल बेचने वाला आता है तो उससे आप पूछिए कि जैसे कहता कि जी हम 25 साल की लाइफ दे रहे हैं, हर आदमी आता है झोला उठा करके और कहता 25 साल की लाइफ देंगे, तो आप उससे पूछिए कोई एक पैनल आप दिखाओ जो पैनल आप मुझे दे रहे हो जो 15 साल चलाओ। जब कोई चीज आप लिख करके दे रहे हो तो हाउ यू आर इंश्योरिंग, उसकी आपने टेस्टिंग करी है, सर्टिफिकेशन करा है। पेपर पर तो मैं लिख दे रहा हूँ 100 साल, लेकिन वो 100 साल ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, लिख देंगे। तो हिंदुस्तान में जो चीजें हैं वो परसेप्शन पे बेची जाती है। तो सही चीज है कि हमें सही सोर्स से सही जानकारी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी को आप समझे, नहीं समझते तो एक्सपर्ट की आप सलाह ले लीजिए, सो दैट कि जो भी पैसा आप डाल रहे हो
वो सस्टेनेबल हो, उसमें ROI है, मतलब अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो 100 रुपए से तो कम आपको नहीं मिलना चाहिए, और वो तभी होगा जब LIC का सिंबल आप ध्यान रखना, योर मनी विल ग्रो व्हेन इट इज सिक्योर। ठीक है, अगर कोई कहता है कि 20% का रिटर्न दे रहे हैं आपको, तो तुरंत समझ जाना कि ये फिर जो है वो सारा ही लेके जाएगा। बड़ा झोल है। आजकल बस रहे ना आप लोग AI के जमाने में है, ऐसे ऐसे आते हैं ना। पहले राहुल गांधी ने स्पीच दिया कि मैडम सीतारमन आपने क्या सीक्रेट प्लेटफॉर्म खोला जो केवल कुछ ही लोगों के लिए। फिर सीतारमन जी का भी जो है वो AI से बढ़िया वीडियो बनाया है कि नो इट वाज टेस्टिंग फेज, नाउ इट इज ओपन फॉर द ऑल पब्लिक। ठीक है, अब आदमी सोचेगा भाई 22,000 रुपए लगा करें, मैं भी जो है 2-4-6 लाख रुपए मेरे कमा लूंगा। तो आप लोग यंगस्टर्स है, सोशल मीडिया में स्पेशलाइज में लगभग 90% टाइम देते हैं, तो आप ध्यान रखो, आप थोड़ा बड़े लोगों के साथ बैठो कि जो आपकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है आपको इतना मिल जाए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर दे। That is more than sufficient because everything is driven by, in finance market everything driven by your inflation, economic growth। और अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो समझ जाना। तो जल्द, हाँ, आजकल जो है लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा आप सब लोगों को सुझाव है कि आप सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करें। इट इज नॉट रॉकेट साइंस। अगर एक जो आप सब्जी धुलते हो उस पानी को रीयूज कर लोगे तो आपका ग्रेट कंट्रीब्यूशन होगा सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है ना। अगर आप अपने घर के AC को 27 डिग्री पे चलाओगे वो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आप अपने भाइयों को 10 लोगों को ये मैसेज दे करके उनकी आदत पे डाल दोगे तो दैट इज योर रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द सस्टेनेबिलिटी। अभी आज एक कैंपेन चला रहे हैं हम लोग कि दिसंबर और जनवरी में नॉर्मली जो है रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती है, आप उसके सारे सामान जो है निकाल लो और उसको साफ सुथरा करके रख दो, 2 महीने बंद कर दो। योर कंट्रीब्यूशन इज लाइक दैट। तो जो छोटे छोटे इम्पैक्ट है उनका जो नेट इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अभी लोग कहते हैं कि भाई हमने तो एनर्जी कंजप्शन बहुत कम कर दिया, 100 वाट का बल्ब लगता था, 10 वाट की LED बन रही है। लेकिन आप अपने बिजली का बिल देख लो, अब आप देख लो आपकी स्मार्ट वॉच से लेकर के मोबाइल से लेकर के, है ना। पहले घर में एक पंखा होता था, आज जो हर कमरे में AC लगे हुए हैं। सो समेशन देखोगे तो वी ऑल हैव इंक्रीज द यूज ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। तो इट इज नॉट ओनली एफिशिएंसी, कंजप्शन इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो हम लोग उस चीज के एग्जांपल हमें कहा जाता था तो हमें बड़ा ऑड लगता था, और आज जब हम अपना डेटा रखते हैं जेन्युइनली तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, ये तो मैंने कोई सोचा ही नहीं था।